हाय दोस्तों, आप ठीक होगे और उम्मीद करते हैं आप जिंदगी का आनंद ले रहे होगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पिछले पार्ट में सुना कि राजकुमार रानी की जिद के कारण राजकुमार नदी में जाकर अपने असली रूप नाग के रूप में आ जाता है। आपको इस पार्ट में एक बूढ़े आदमी द्वारा राजकुमार के बारे में कहानी सुनने को मिलेगी। अब कहानी को एंजॉय करते हैं। रानी चंद्रा रोज कथा सुनती है। रानी चंद्रा के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती है। कोई रामायण की कथा सुना रहा है, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता है। अब तो राजकुमारी चंद्रा का यही काम था कि वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियां सुनती रहती है। दोस्तों, इस प्रकार कुछ समय निकल जाता है। एक दिन उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते समय रात हो जाती है, तो वह मन में सोचने लगता है कि अब रात में आगे चलना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो वह देखता है कि एक झाड़ू लगाने वाला आता है और पूरे जंगल में वह झाड़ू लगा देता है। फिर वह देखता है कि पानी का छिड़काव करने वाला आता है, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर देता है। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा बैठा ये सब देख रहा था। वह देखता है कि वहां पर सभा होने लगती है। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और मन में सोचने लगता है कि यह सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं और क्या आज यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो जाते हैं। वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ जाते हैं तो वहां 2 सिंहासन और भी थे। उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार उनका स्वागत करता है। उनके बीच जो चर्चा होनी थी वह चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उस नागराज का पुत्र चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था। उस दरबार में राजकुमार के विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। अब राजकुमार के विवाह का नाम आता है तो उसने गर्दन मोड़ लेता है और वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहती हैं और इधर वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज मैं इनसे जीवित नहीं बच पाऊंगा। वह डर के कारण उस वृक्ष की एक डाली पर चिपक कर लेटा रहता है। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग हो जाता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आ जाते हैं। तब उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि यह मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। ये सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु नागपुत्र राजकुमार उस पीपल की जड़ों में बैठकर रोने लगता है और अपनी रानी चंद्रा को याद करता है। ये सभी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था और मन में सोचता है कि बड़ा ही चमत्कार हो गया है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर रोने के बाद हाय चंद्रा ऐसा कहता हुआ वह नाग वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरे होने लगता है। जब सुबह हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगता है कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी चंद्रा भी नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों ना चल करके इस बात को महारानी चंद्रा को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह पहुंच जाता है जहां रानी चंद्रा का मंडप लगा हुआ था, जहां रानी चंद्रा रोज कथाएं सुना करती थी। वहां एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी चंद्रा से कहने लगता है कि महारानी आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। आज रात में जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस जाता हूँ। रात होने की वजह से मैं वहीं रुकना उचित समझता हूँ और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता हूँ और सुबह होने का इंतजार करने लगता हूँ। तब मैं वहां देखता हूँ कि वहां एक नागराज का दरबार लगता है। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे। कुछ समय तो मुझे लगा कि यह लोग मुझे मार डालेंगे, परंतु मैं उस समय पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ चुपचाप बैठा रहता हूँ और जब दरबार समाप्त होता है
वहां नागों के राजा का पुत्र जिस पल के वृक्ष पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आता है और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय चंद्रा कहकर रोता रहता है। उसके बाद वहीं से अदृश्य हो जाता है। अब ये बात जब राजकुमारी चंद्रा सुनती है तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगती है, बाबा मैं आपको इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठी बैठी खा सकती है, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां आपने राजकुमार को रोते हुए देखा था। ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। राजकुमारी कहती है कि नहीं बाबा तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी चंद्रा ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को देती है और कहती है कि मैं तुम्हें और भी सोने की मोहर दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह राजकुमारी चंद्रा को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। और कुछ समय बाद उसी स्थान पर जाकर बूढ़ा आदमी कहता है कि राजकुमारी मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठ कर के सब कुछ देखा था। तब राजकुमारी कहती है, तो बाबा मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी चंद्रा उस वृक्ष के ऊपर जलकर बैठ जाते हैं और वह इंतजार करते हैं। दोस्तों उस दरबार का इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस रात ना तो कोई दरबार सजता है और ना कोई नाग आता है। अब रानी चंद्रा उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं महारानी मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया है। तब रानी बोलती है, तो फिर आज क्या हुआ? तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं भी नहीं जानता कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। दोस्तों रानी चंद्रा निराश होकर अपने महल को लौट आती है। इधर वह बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया हूँ। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछता है। तब ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा थी, चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सेवाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती है। हो सकता है तुमने उस सेवा को देख लिया हो। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी भी उस बूढ़े आदमी से कहती है कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीतता है और जब अगली पूर्णिमा की रात आती है तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है कि महारानी आज आपको मेरे साथ उस जंगल में चलना पड़ेगा, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों महारानी चंद्रा और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी चंद्रा और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ों में छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता है, वह झाड़ू लगाता है। पानी का छिड़काव करने वाला आता है, वह पानी का छिड़काव करता है। थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। नागों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी इशारे से कहता है कि महारानी अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। दोस्तों रानी चंद्रा उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का। महारानी उसे देखते ही पहचान जाती है और कहने लगती है कि यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगती है अब इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की को से बाहर निकलने लगती है। उधर वह बूढ़ा आदमी डर जाता है और बूढ़ा आदमी राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक वह सभा चलती रहती है। जब सभा समाप्त का समय होती है तो सभी नाग वहां से चले जाते हैं। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगता है। उसे देखकर रानी चंद्रा डर जाती है क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं जाता है और राजकुमारी चंद्रा पेड़ से निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी चंद्रा के सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? रानी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया है, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर राजकुमार कहने लगता है, नहीं रानी बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तब तो मेरा विवाह तय हो जाएगा और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ।
मुझे तो अपनी इस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा, तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। तब राजकुमार की बात सुनकर रानी चंद्रा रोने लगती है और बार बार अपने करने की क्षमा मांगती है। तब दोस्तों राजकुमार कहता है, राजकुमारी रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद अपना मिलन हो सकता है। तब रानी चंद्रा बोलती है कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोलता है, रानी अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहाँ आकर के बैठना पड़ेगा, और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे आकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी होकर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज बात मान लेते हैं तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी चंद्रा और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। तब से रानी राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं, इस बात को लेकर दुखी रहने लगती है। इधर राजा कीर्ति सिंह भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते हैं। धीरे धीरे समय निकल जाता है। इधर महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। ये सोचकर अब रानी कथाओं को सुनना भी बंद कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आती है तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहां दोनों उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार की तैयारी शुरू हो जाती है। कुर्सियां लगती हैं और राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की पेड़ से निकलकर उस सिंहासन के नीचे छुप जाती है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर के बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता जो नागों का राजा था वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। उनमें आपस में चर्चाएं होने लगती है। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी चंद्रा मौका पाते ही सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर सारी सभा हड़बड़ा जाती है। तब नागराज बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्यरात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मृत्यु का डर भी नहीं लगता है? हम नाग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर चंद्रा कहने लगती है कि महाराज मुझे डर किस बात का, मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ। राजकुमार मेरे पति हैं और आप ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज अपने राजकुमार से पूछता है कि राजकुमार यह कौन है तो राजकुमार पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाता है और कहता है, पिताजी एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगते हैं, तो मैंने उनसे बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा का हार का रूप धारण कर लिया था। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज कीर्ति सिंह के यहाँ दे देते हैं। मैंने सोचा राजा कीर्ति सिंह को कोई पुत्र नहीं है तो क्यों ना राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता हूँ। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन जाता हूँ और कई साल महाराज के राजमहलों का सुख भोगता रहता हूँ। महाराज अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता है और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा देता है। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछती है कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु यह नहीं मानती है, और जब यह नहीं मानती है तो जहाँ मेरा स्थान था वहाँ इन्हें लेकर जाता हूँ और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता हूं और मैं अपने परिवार के पास चला आता हूं। ये बात महाराज जब सुनता है तो नागराज कहने लगता है कि देवी क्या ये सच कह रहा है? तब राजकुमारी चंद्रा कहती है, हाँ महाराज ऐसा ही हुआ था, मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। चंद्रा की बात सुनकर नागराज अपने पुत्र को फटकार लगाता है, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वीलोक पर विवाह किया है और फिर उनके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आए हो। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वीलोक पर रहकर इनका साथ दोगे। इसे छोड़कर नहीं जा सकते। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी पड़ेगी जब तक वहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है। तब तक तुम हमारे साथ हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। दोस्तों, नागराज ने ये श्राप देकर चंद्रा को उसका पति प्रदान कर देता है। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ जाता है। उसके बाद रानी चंद्रा और राजकुमार नागराज से सर झुककर आशीर्वाद लेते हैं।
और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वह राजमहल की ओर चले आते हैं। राजकुमार अपनी नगरी में आता है तो वहां पहुंचकर वह देखता है कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब राजकुमार महाराज के पास पहुंचा तो महाराज अपने पुत्र को देख बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे समस्त बीमारियों ने उनका पीछा छोड़ दिया हो। पूरे राजमहल में खुशियां मनाई जाती हैं। राजा साहब पूरे नगर में ये खबर भिजवा देता है कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। ये सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया जाता है और राजा कीर्ति सिंह और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से रानी चंद्रा अपने खोए हुए पति को ढूंढ लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।